हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जेपी सिंह आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारी ये बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है और यूनिट ये हमारी फर्स्ट है, यूनिट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी ट्रांजिशन मेटल्स और हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसके हम 2-3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं सॉरी। और जो हमारा आज की जो हेडिंग है वो हमारी हेडिंग है 5, ठीक है 5 है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की, और हम इसमें एक डिस्कस करेंगे इनकी एटॉमिक रेडियाई। तो हम दो डिस्कस करेंगे इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरा इसमें एटॉमिक रेडियाई। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें इसकी डिस्कस करनी है। तो बात करेंगे इसकी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ की, किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है इनका ट्रांजिशन मेटल्स का, वो किस कारण से होता है, ठीक है, इनका रीज़न क्या है, वो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, अब आप देखिएगा इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण इन द n-1d आउटर मोस्ट, ठीक है, n-1d ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन एंड देयर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ आपको अच्छे तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है उससे जस्ट जो पहले वाली सेल है, ठीक है, नहीं उससे जो जस्ट पहले वाली सेल है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। n-1 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वे कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट, और जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1d ऑर्बिटल मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन एंड देयर कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इनके कंपाउंड्स और आयंस भी n-1d सब सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही कैसे होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं दोज ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, वे ट्रांजिशन मेटल्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डाईमैग्नेटिक, ठीक है, कि जो वे, अब हमने यहाँ बता दिया कि वे मेटल्स और कंपाउंड्स या आयंस जिनके पास में होते हैं क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, उनके पेयर्ड होते हैं, तब वे हमारे क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक। अगर डाईमैग्नेटिक समझ में नहीं आ रहा है तो डाईमैग्नेटिक को अगर हम हिंदी में इसकी बात करेंगे तो ये होता है हमारा क्या, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक का जो होता है ये होता है अनुचुंबकीय, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है अनुचुंबकीय, और जो हमारा ये है डाईमैग्नेटिक, ये हमारा होता है प्रतिचुंबकीय। चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ हमने देखा है कि किस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो। तो हमने ये लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मूवमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन बोर मैग्नेट्रॉन। तो जो इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर है हम उसे, जो बोर का फॉर्मूला है, बोर मैग्नेट्रॉन वाला जो फॉर्मूला है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1bm इक्वल टू होता है किसके, EH/4πmc। अगर आप इसमें bm का मान निकालना चाह रहे हैं तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा किसके, n√n+1 के, सॉरी यहाँ से हटेगा और यहाँ जाएगा n+1 के, ठीक है। ये हम फॉर्मूला आगे भी इसका पढ़ने वाले हैं। इस टाइप से हम इनका निकाल देंगे क्या, बोर मैग्नेट्रॉन कितना होगा, ठीक है, 1bm में निकल के आ जाए, bm में निकल के वे हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे हमारा h क्या है, यहाँ h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसका है, जितने भी हमने ले रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी अगली स्लाइड की। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कौन यहाँ क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अगली स्लाइड की बात अपनी। तो यहाँ हमें लिखा हुआ है, हमने लिख रखा है यहाँ, ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका जो कैरेक्टराइज्ड होता है वो किसके द्वारा नापते हैं हम इसे, किसके द्वारा होता है, वो होता है इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू इफेक्टिव के द्वारा, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, और हम इसे, जो हमने नीचे फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ले रखा है, इसके द्वारा इसे
निकाल सकते हैं। जो आपको ये अजीब सा लग रहा है ये अजीब नहीं है, ये फॉर्मूला वही है जो हमने अभी पढ़ा था। ये ऐसे है, म्यू इफेक्टिव इक्वल टू रूट एन इन ब्रैकेट n+2। इस टाइप से ये हमारा निकल के आ जाएगा bm। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में किस फॉर्मूले में, या एग्जाम में पूछ लिया जाता है जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं कि ये bm क्या होता है। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट भी नहीं होता है भाई मेरे, मैग्नेट्रॉन होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन ही लिखा हुआ पाएगा आपको, या टोन लिखा हुआ पाएगा, वही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा इसका। चलिए अब फॉर्मूले में पढ़ते हैं। फॉर्मूले में एक वर्ड आया है अलग से n क्या है। ठीक है, तो जो n है, n हमारा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ n है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, म्यू EF की बात करेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है। बात करेंगे bm की तो ये हमारा बोर मैग्नेट्रॉन है। चलिए अब नीचे देखते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस वहन ओनली द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा हुआ था क्या, इसमें देखिए कुछ मिस्टेक है यहाँ, इसे अब हम सभी का सही कर देंगे। ये वेयर है हमारा सब्सटेंस, वेयर ओनली विद द नंबर ऑफ, ये वेयर है। ठीक है, ये यहाँ से हटेगा सब्सटेंस हैंस। ठीक है, हैंस या वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस हैंस ओनली विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ गलत सा लग रहा है, ये हमारा सही नहीं आ रहा है। सब्सटेंस द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस वेयर हैंस। ठीक है, दोनों वर्ड ही ले लीजिएगा, दोनों से ही काम चलेगा, एक से हमारा काम नहीं चल पाएगा। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस वेयर हैंस ओनली विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स का, वो केवल तब होता है जब इसके पास में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में उपस्थित होते हैं, तभी हमें क्या दिखाएगा, तब हमें दिखाएगा क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो हमारी अगली स्लाइड है इसमें हमने इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रखा है। मैग्नेटिक मूवमेंट काय से निकाल रखा है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से प्लस इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये हमने क्या ले रखे हैं, एटम ले रखे हैं, एटम आयन है ये हमारे पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, और यहाँ जो ये हमने समझाया, ये हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रखा। डी में अगर 0 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, 2 होंगे 2 ही आ जाएगा, 3 होंगे 3 आ जाएगा, 4 होंगे 4 आ जाएगा, 5 होंगे तो फिर 5 आ जाएगा। बात करेंगे 6 की तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, केवल 4 रह जाएंगे। 7 आएंगे तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक जोड़ा बनेगा इसमें, चाहे तो आप इसे भर के भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरना आपको आता होगा, मैं समझा देता हूँ आपको। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, तो ये हमने एक डी ऑर्बिटल्स बना लिए हैं इसमें। डी सब सेल है ये हमारे पास में। ठीक है, ये हमारी क्या है, डी सब सेल। ठीक है, हमें एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अकेला रहेगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही, अनपेयर्ड का मतलब तो आप समझते होंगे, अनपेयर्ड का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अगर 1 होगा अकेला रहेगा, 2 होगा तो भी अकेले रहेंगे, 3 होगा तो भी अकेले रहेंगे, 4 होगा तो भी अकेले रहेंगे, 5 होगा तो भी अकेले रहेंगे। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स तक हैं डी में तो वे कितने होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे भाई मेरे। ठीक है प्यारे बच्चों, वे कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे। बात करेंगे अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे, केवल 4 रह जाएंगे। अगर 7 की बात करेंगे फिर 2 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कहा था आपको 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये नहीं कहा था कि 2 जोड़े बन जाएंगे। यहाँ 2 जोड़े बन जाएंगे, कितने रह जाएंगे, केवल 3। 8 होंगे तो 3 जोड़े बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, 2 रह जाएंगे। 9 होंगे तो इसके साथ में 4 जोड़े बन जाएंगे, केवल 1 रह जाएगा। और अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो सारे के सारों का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। देखिए यही हमने यहाँ समझा रखा है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही 0 हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 0। देखिएगा यहाँ, तो यहाँ हमने इसी टाइप से लिखा है 0, 2, 3, 4, 5। तो 5 तक तो सेम चलेगा। 6 होंगे तब हम घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 4। 7 आएंगे, 3 रह जाएंगे। 8 आएंगे, 2 रह जाएंगे। 9 आएंगे तो 1 रह जाएगा। और अगर 10 हो जाते हैं किसी कारण से, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। अब बात करेंगे इनके बीएम निकालने की, बोर मैग्नेट्रॉन निकालने की, या मैग्नेटिक मूवमेंट किस टाइप से हमने निकाल रखा है। तो हमने फॉर्मूला लगाया इसमें, म्यू इक्वल टू रूट एन
n+2 का, ठीक है। जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और लास्ट वाले की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी 2, तो अगर आप यहाँ 2 वैल्यू रखेंगे तो आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ आपने क्या रख दिया इसमें 2, फिर यहाँ 2 + 2, अब कितना हो गया है ये आपका हो गया है 2, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। और बात करेंगे अब हम इसकी, तो जो बाद में निकल के आएगी इसकी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, रूट में कितना हो जाएगा ये हमारे पास में आ जाएगा μ = √8। अब आप √8 को क्या लिख सकते थे, आप √8 को लिख सकते थे 2 × 2 × 2 लिख सकते थे, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। लंबी कथा नहीं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 2 × √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट कितनी होती है, याद करिएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में हमारी जो ये वैल्यू है 2.76 निकल के आ जाएगी, ठीक है। 1.414, ठीक है, 414 इस टाइप से आ जाएगी। 1.414 ये वैल्यू होती है किसकी, √2 की। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कुछ इसी टाइप से निकल के आ जाएगी जो हमारे निकल के आ रहा है, ठीक है। √3 की कार निकाल देंगे तो इसमें तो 1.73 होता है शायद। तो इस टाइप से ये जो वैल्यू है ये हमारी सारी निकल के आई हुई है, लगभग में आएगी हमारी वैल्यू निकल के, ठीक है। नहीं तो हम क्या काम करेंगे, √2 की वैल्यू हमें और अलग से कहीं से पता नहीं होगा, नहीं तो एक्यूरेट करके निकाल देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी कितनी 2.76। फिर 3 वाले की निकाल देंगे, ऐसी 3 की निकल के आ जाएगी। 4 वाले की निकाल लेंगे, ऐसी 4 की, ऐसी ही 5 की, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा से तो सेम आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ 4 की वैल्यू कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कितनी है 4.80। यहाँ 4 वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 5.3 से 5.5। ये जो वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट से निकली हुई हैं, और जो हमारा जो प्रयोग, जो हमारी जो लेबोरेटरी होती है उसमें जो टेस्ट होते हैं उनसे निकले हुए हैं। हम जो निकालेंगे वो केवल काहे पे निकालेंगे, अपने फिजिकल मेथड से, केवल कैलकुलेशन करके ही निकालेंगे। तो इस कंडीशन में हम हमारी वैल्यू है इनकी थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंज हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। कहेंगे कि हमने यार 2.76 लिखा हुआ है तो हमारा आ जाएगा 3.84 या कुछ ऐसे करके, नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा पॉइंट के बाद का, ठीक है। पॉइंटों में अंतर रहेगा, नहीं तो लगभग कैसे आ जाएंगे, सभी के सभी सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें भी आप निकालना सीख लीजिएगा, इन्हें भी निकाल के देखिएगा। निकालने पे समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी 6th हेडिंग की, जो हमारी 6th हेडिंग है इसकी। तो जो 6th हेडिंग है वो है हमारी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। अब हम समझाएंगे एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई को। तो अब आपको ये तो समझ में आता होगा कि एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। जो एटम होता है, एटम के बिल्कुल बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, जिसे हम प्लस के साइन से शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, राउंडिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल होती है इस तक की डिस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो क्या होती है डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एटॉमिक रेडियाई या रेडियस, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई या रेडियस बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। रेडियाई नहीं बोलना चाह रहे तो रेडियस बोल लीजिएगा। इसका मतलब भी यही होगा कि वह क्या है, परमाणु त्रिज्या है। हिंदी में परमाणु त्रिज्या बोल देंगे इसे हम। और आयनिक को, ये जो हमने लिखा है आयोनिक को, इसे आयनिक बोल देंगे, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ हमने जितने भी मेटल्स लिए हुए हैं इन सब की फॉर्म कितनी है, +2 है। ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे हैं इस कंडीशन में। देखो तो हमने ये लिखा हुआ भी है, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई M2+ आयन फॉर द एलिमेंट्स 3D सीरीज एज फॉलोज। अब तो हमने लिया हुआ है पहले, सबसे पहले यहाँ स्कैंडियम लिया हुआ है, तो इसकी जो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई है वो कितनी है 1.44। इधर से ऐसे चलेंगे तो पहले तो ये घटती हुई चली जाएगी और बाद में जाके क्या होगा, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1.44 से कितनी होती है 1.32, 1.22, 1.8, 1.17, 1.17, 1.16। यहाँ देखिएगा इनकी लगभग सेम सी आ गई है, ठीक है। 1.5, 1.7 और सबसे लास्ट में Zn की कितनी हो जाती है 1.29। तो ये जो इनकी वैल्यू निकल के आई हुई है ये क्या है, इनकी एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, जो इनकी नीचे वैल्यू निकल के आई हुई है। चलिए बात करते हैं इसकी आयनिक रेडियाई की। तो आयनिक रेडियाई किसकी, 3D ट्रांजिशन सीरीज की। चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं, ये क्या है अच्छे से समझ लेते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सीरीज डिस्कस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ इंक्रीजिंग।
ठीक है। बट द डिक्रीज बिकम स्मॉल आफ्टर मिडवे, दैट इज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, बट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर इट्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम एज सेम। दिस इज बिकॉज, ये इसका कारण है, आगे हमने समझाया हुआ है, तो ये हमने समझाया है कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो किसके आधार पर डिस्कस होती है, किसके आधार पर समझाई जाती है, वो समझाई जाती है किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, ठीक है। इधर को जब हम चलते हुए जा रहे थे तो आपने देखा होगा जो एटॉमिक नंबर था, ठीक है, हम समझा सकते थे इसे क्या, कि जो एटॉमिक नंबर था वो तो लगातार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एटॉमिक नंबर लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मगर उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वे कैसे हैं, सेम है। नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं, सेम है। तो इससे क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, क्या है, जो एटॉमिक रेडियाई है या जो रेडियस है वो लगातार कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ कुछ कारण था, अभी हमने पीछे पढ़ा इसमें कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ रही है, मगर क्रोमियम से लेकर Cu तक, कॉपर तक कैसी है, सेम है। इसका कारण क्या है, चलिए अब इसका कारण हम समझ लेते हैं। इसका कारण है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन द सेम, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वे कैसी हैं, सेम है, रुके हुए हैं, नंबर ऑफ सेल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था हमारा द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, जो इनका न्यूक्लियर चार्ज है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज ही तो होगा, बताइए डिक्रीज होगा या नहीं होगा, नहीं मेरे भाई, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हटेगा, डिक्रीज नहीं होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा इंक्रीज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होगा मेरे भाई, डिक्रीज नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज यहाँ इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कि सेल्स सेम होती हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी बढ़ेगा, प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, कहाँ होते हैं, उसके न्यूक्लियस में। या एटॉमिक नंबर से सीधा सीधा प्रोटॉन से मैच करिएगा, अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सेल्स कैसी आ रही हैं, उसकी सेम आ रही हैं, ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका थर्ड पॉइंट है ये ही इसका समझाने का, और इसी ही आपको समझ में आएगी जो बात हम समझानी चाह रहे हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इसे हम, इसके थर्ड पॉइंट को। द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द डी सब सेल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब डी सब सेल में एंटर करते हैं, प्रोसेसिंग ए स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग प्रभाव, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं किसके, डी इलेक्ट्रॉन्स के। द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द डी सब सेल प्रोसेस ए स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका मतलब ये है डी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों के जो एंटर करने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं। विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो उत्पन्न होता है कब, जब डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तब हमारे पास में एक इफेक्ट बन के आएगा, उस इफेक्ट का नाम हम क्या रखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिएगा यहाँ से पढ़ते हैं, दिज टू इफेक्ट्स, ये दो इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, एक कौन सा होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, एंड और दूसरा कौन सा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सपोज ईच अदर, ठीक है। ये दो होते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये दोनों ही इस कंडीशन के लिए, इस रीजन के लिए कैसे हैं, जिम्मेदार हैं। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि इस कंडीशन में इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो कैसी है, घट रही है, यहाँ से यहाँ तक नॉन चेंजेबल है, ऐसी लगभग सेम सी है, क्यों है, ठीक है। इन द मिड वे, बीच में, बोथ द इफेक्ट बिकम नियरली इक्वल, ठीक है। जब हम बीच में पहुँचते हैं, सीरीज़ के बीच में पहुँचते हैं 3D सीरीज़ के, तो जो दोनों के दोनों इफेक्ट हैं वे कैसे हो जाते हैं, लगभग कैसे हो जाते हैं, इक्वल। हैंस यहाँ पर देयर इज नो चार्ज इन द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है किसमें, एटॉमिक रेडियाई में। यहाँ चार्ज लिखा हुआ है, चेंज आएगा, देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक रेडियाई। या चार्ज मान लीजिएगा, अगर चार्ज भी नहीं आएगा एटम पे तो भी उसकी कोई एटॉमिक रेडियाई चेंज नहीं होगी, ठीक है। इन द एंड में
ऑफ दोज ट्रांजिशन सीरीज, इन ट्रांजिशन सीरीज के एंड में द एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियाई है आर स्लाइटली हाइयर, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियाई है वो कैसी हो जाती है, हाइयर होती है, बढ़ जाती है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सर बिटवीन, रिपल्सन है, ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन्स। ये रिपल्सर गलत लिखा हुआ है, ये रिपल्सन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स क्या होता है? जब किसी एटम में हम क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डालने की कोशिश करते हैं, तो जो एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, और जो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं उसमें, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगन लगता है, यहाँ लगन लगता है एक दूसरे के ऊपर बल, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ये इसे अपने से दूर की ओर धकेल देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसे धकेलने की कोशिश करेगा, तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। और इसी हम फोर्स को क्या बोल देते हैं, जो इनके बीच में लगती है, जो इनके बीच में जो एक इफेक्ट सा होता है, इसे हम बोल देते हैं क्या, रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और ये जो हमारा प्रभाव है कैसा रह जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हमने इनकी एटॉमिक रेडियाई दिखा रखी है, यहाँ सॉरी आयनिक रेडियाई दिखा रखी है, किसकी, स्कैंडियम की, या जो और इस सीरीज़ के जितने भी एटम्स हैं स्कैंडियम से लेके जेडन तक के, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सी सीरीज थी, 3D सीरीज थी, ठीक है। स्कैंडियम की 2+ में नहीं है, ठीक है, 3+ में है, कितनी 0.73, ये सब एंगस्ट्रॉम में है, 0.79, 0.82, 0.82, 77, 74, 70, 73, 75, तो लास्ट में बढ़ गई है। तो इनकी ये 3+ वाली है, और ये जो लास्ट वाले हैं इनकी +3 नहीं होता है, अर्थात ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनकी नहीं होगी। यहाँ इनकी बात करेंगे तो ये 2 शो नहीं करेंगे, कितना करेंगे, +3 करेंगे, ठीक है। जो इनकी अधिकतर होती है +2 होगी, तो कैसी होगी, रेयर होगी, रेयर केस होता है इनका, ठीक है। चलिए अब हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा कुछ और है, उसे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा गया है, एनहाइड्रेट CuSO4 इज वाइट बट हाइड्रेटेड CuSO4 इज ब्लू। हमसे पूछ लिया गया है कि जो CuSO4 होता है अगर वो कैसी कंडीशन में होगा, एनहाइड्रेट कंडीशन में होगा, निर्जलीय कंडीशन में होगा, वह जल में घुला हुआ नहीं होगा, तो वह कैसा होता है, वाइट होता है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, वह कैसा होता है, वाइट होता है। बात करेंगे हाइड्रेटेड CuSO4 की, कि जब CuSO4 को काहे में घोल देते हैं हम जल में, इज ब्लू, तो वह कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है भाई। क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण है, ये पूछा गया है हमसे। चलिएगा अब हम इसके आंसर को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि CuSO4 इज़ वाइट बट हाइड्रेटेड CuSO4 इज़ ब्लू। इसका कारण होता है हाइड्रेटेड आयंस का जुड़ना, किससे, CuSO4 से, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट कंटेन हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। जब CuSO4 जल में घुलेगा तो ये क्या ले लेता है, ये ले लेता है हाइड्रेटेड आयन, CuH2O का होल 4 2+, ठीक है। जो Cu है वो H2O के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ने के साथ में क्या बना देता है, हाइड्रेटेड आयन, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला रंग होता है जिसका। और इसी कारण से जो हाइड्रेटेड CuSO4 होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू होता है। और जो हमारे पास में अनहाइड्रेटेड CuSO4 होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा होता है। चलिएगा एक बार फिर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं पूरी की पूरी जो भी हमने इसमें पढ़ा है अभी तक, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इनकी जो आउटर मोस्ट सेल से जस्ट पहले की जो सेल होगी, जो N-1D सब सेल होगी, उसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके पास में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनके कैसे हैं, कंबाइन हुए हुए हैं, पेयर हुए हुए हैं, उन्होंने अपने जोड़े बना रखे हैं, तब उसकी कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, तब कैरेक्टर हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल का डाईमैग्नेटिक। चलिएगा दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ हमने फॉर्मूला समझाया था कि 1Bm किसके इक्वल होता है, तो 1Bm इक्वल टू होता है EH/4πmc के। ये हमने समझा रखा है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4π कांस्टेंट होगा, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, Bm क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन है। फिर इसके बाद में हमने ये बताया था कि अगर हम किसी का भी
मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट किस टाइप से हम निकाल देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एफ इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2 फॉर्मूले से निकाल देंगे, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बी एम क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन है, और म्यू एफ क्या है, हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ हमने समझाई थी इनकी मैग्नेट्रॉन निकालने की मेथड किस टाइप से निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा क्या था, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इनमें से निकाल देंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के साथ साथ हम ये वाली सारी वैल्यू यहाँ निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप क्या काम करेंगे, √3, √4, √5, √6 इनकी वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर आपको निकालनी नहीं आती हैं, जैसे कि आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, √5 की, तो √5 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई मल्टीप्लाई में ऐसा मान निकालिएगा जो √5 के कैसा आ रहा हो नहीं दिखा रहा हो, ठीक है। गुना करते चले जाएंगे, उस विधि से निकाल लेंगे, थोड़ा सा समय लगता है, निकल जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे, देख लेंगे किस टाइप से ये आए हुए हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो जो एटॉमिक रेडियाई है ये लेके स्कैंडियम से लेके जो हमारे पास में वेनेडियम है यहाँ तक तो ये लगातार घटती है। फिर हम क्रोमियम से लेके अगर Cu तक जाते हैं तो कैसी हो जाती है, लगभग सेम हो जाती है, Zn की फिर दोबारा से बढ़ जाती है। तो इसका क्या कारण है, वो कारण हम इसमें समझते हैं। इसके कारण होते हैं 3। पहले नंबर पे जो हमारा है वो है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन द सेम। जो नंबर ऑफ सेल्स है वे कैसी होती हैं, सेम रहती हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज आएगा, न्यूक्लियर चार्ज कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब डी ऑर्बिटल्स में, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की और न्यूक्लियर चार्ज की। जब हम मिडवे में जाते हैं, जो सीरीज है हमारी उसके लगभग बीच में जाते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी और न्यूक्लियर चार्ज भी लगभग कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, जिस कारण इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, घट जाती है। फिर हम बात करेंगे किसकी, एंड वाले की। जब हम एंड में पहुंचते हैं तो वहाँ हमारे पास में एक नया इफेक्ट और सामने आता है, वो नया इफेक्ट होता है रिपल्सन फोर्स, ठीक है। जो नया इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रिपल्सन फोर्स। और रिपल्सन फोर्स लास्ट वाले एटम में, जैसे कि हमारे पास में Zn है, इसमें ये हमारा बड़ा हुआ था, तो ऐसे एटम में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से ये ऐसे वाले एटम्स की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। ये हमने इनकी एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई समझा रखी थी यहाँ, जैसे कि स्कैंडियम की, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और Zn की। तो ये दोनों +3 चार्ज नहीं देते हैं, ये हमने छोड़ दिया है। ये दोनों +2 भी चार्ज बहुत ही रेयर कंडीशन में देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये भी हमने छोड़ दिया। ये अभी तक नोन नहीं है, ये ज्ञात नहीं है, अभी तक अननोन है। तो जो हमें पता है वे हमने लिख रखी हैं, जो नहीं पता है अभी तक वे हमने नहीं लिखी है। हमें नहीं पता है ना, बुक में भी नहीं होंगी ये, इसी वजह से छुट्टी हुई है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एंड में। अब हमने लास्ट में एक क्वेश्चन और समझा था इसमें कि जो हाइड्रेटेड CH4 होता है वो कैसा होता है, वाइट, सॉरी एनहाइड्रेट CH4 होता है वाइट और हाइड्रेटेड CH4 होता है ब्लू। तो हाइड्रेटेड CH4 ब्लू होता है हाइड्रेटेड आयन के कारण, ठीक है। इसमें जो कॉपर आयन है वो कैसा होता है, कॉपर इसमें एक हाइड्रेटेड आयन बना लेता है, ठीक है। ये हमने जो नीचे लिखा हुआ है CuH2O का होल फॉर 2+, ठीक है। और इसी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसी कारण जो हाइड्रेटेड कॉपर होगा वो कैसा होगा, नीला होगा। और जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।